मेरा ये सवाल था एक कि जो एक चीज़ आपने बताई कि इस्लाम के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोपोगेट किया जाता है, तो उसमें क्या मतलब मुस्लिम्स का कोई रोल है? मतलब क्या मुस्लिम्स ने कुछ गलतियां की हैं, या अ, किस तरीके से हम लोग इसको सही कर सकते हैं जो प्रोपोगेट किया गया है? जी मतलब जी, बोलिए थोड़ा सा बोलिए, हाँ एक्सप्लेन बोलिए। कर दूं। हाँ लाइक बोलिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने बाज दफा ये देखा कि जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया ना कि इस्लाम जो है वो तलवार की जोर पे फैला, तो बाज दफा मुस्लिम्स भी इस चीज पर एग्री करते हैं और वो फख्र भी करते हैं इस चीज को लेकर कि हाँ, हम इतने ब्रेव हैं और मतलब इस तरीके से इस्लाम फैला। फिर मैंने कई घरों में भी देखा है कि अक्सर कुछ ऐसे सॉर्ड वगैरह मतलब वुडन बने होते हैं और उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह करके लिखा होता है, हम्म। और वो सॉर्ड हम्म। टाइप के बने होते हैं। तो हम्म। काइंड ऑफ कि ये मैसेजेस खुद मुस्लिम नहीं दे रहे हैं कि या हाँ, इस्लाम जो है वो एक्चुअली तलवार पर फैला है, तलवार के जोर पर। शुक्रिया आपके सवाल के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं पर भी ऐसे जंग के खिलाफ या एक मतलब एक्सपेंशन के खिलाफ, अ, मतलब हम मैं ये कहना कोशिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो, हिस्टोरिकली देयर हैव ऑलवेज बीन वॉर्स, देयर हैव ऑलवेज बीन पॉलिटिकल कैंपेन्स। मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखिए, हम बदर की बात करते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स की बात करते हैं। बात यह है कि the perception is that all that there's a perception of injustice, there is a perception of bloodthirsty violence। जैसे मतलब हमें ऐसे ऐसे मतलब स्कूलों में बच्चों को भी ऐसे सिखाया जाता है ना कि गजनी आए और गजनी ने इंडिया को ऐसे टारगेट किया और हिंदुओं के खिलाफ एक्सवाइजेड किया, या औरंगजेब ने ऐसे किया। दीज वर मिलिट्री कैंपेन्स, दीज वर पॉलिटिकल एक्सपेडिशंस। वो ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ थे, ना मतलब उनका कोई ऐसे इंडिया को कैप्चर करने का जो आइडिया, इंडिया इज अ वेरी वेरी मॉडर्न कंस्ट्रक्ट। इंडिया का जो आइडिया है वो बहुत ही नया है। तो अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में भी जाएं, फॉर एग्जांपल टर्किश हिस्ट्री में जाएं, आजकल कई मतलब अर्तुगरुल एक बहुत फेमिलियर चीज है। और तो बहुत सारे जो जंग लड़े गए थे वो जस्टिस के लिए भी लड़े गए थे। तो हमको अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है, कि हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कहीं पर भी इस्लामिक हिस्ट्री में कोई मतलब ऐसा कोई एक्सपेडिशन जंग कभी हुआ ही नहीं। देर इज नो नीड फॉर अपोलोजिया। देर इज हाउएवर अ नीड टू अंडरस्टैंड दैट द वे इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया, जो आज हम इंडिया बोल रहे हैं, जो बहुत एक छोटी जगह है, उसको वो बहुत वेरीड है। वो बहुत उसके माइक्रो हिस्ट्रीज हैं, जो मैं बोल रही थी कि मतलब अगर हम एक्चुअली, मतलब मैं अभी एमफिल के लिए वही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। इफ यू लुक एट एवरी रीजन, मतलब मैं चलो खाली हम फॉर एग्जांपल अगर हम इधर कोस्ट की बात कर लें, ये अरेबियन सी की तरफ की बात कर लें, तो गोवा का अपना एक हिस्ट्री है कि इस्लाम वहाँ कैसे फैला। कोस्टल कर्नाटका का अपना एक हिस्ट्री है, कोस्टल कर्नाटका के अलग अलग पार्ट्स। केरला में अलग हिस्ट्री है। कुछ ट्रेडर्स आए होंगे, कुछ एक्सप्लोरर्स आए होंगे, कुछ जंग के लिए आए होंगे, कुछ तलवार के साथ आए होंगे, कुछ किताब के साथ आए होंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मिसकंसेप्शंस, आई एम नॉट सेइंग कि अबाउट दिस, अबाउट पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि रिलीजियस कन्वर्जन को लेके मिसकंसेप्शंस जानबूझकर तो किसी मतलब मुस्लिम्स ने नहीं फैलाए हैं, but it is the failure of our education system that we have also been taught the same things and the same wrongs about our religion and about our history as a region. So of course sometimes we repeat them, sometimes we spread them, बिकॉज हमें हमने अपना अपने अपने हिस्ट्री को सीखने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया गया है। कैन द एंग्जाइटीज सराउंडिंग रिलीजियस कन्वर्जन इन इंडिया be compared to the same in other countries in South Asia like Pakistan and Bangladesh?
हाँ, इसीलिए मैं अपने इसमें भी आई वाज ट्राइंग टू से साउथ एशिया, not particularly India, because South Asia is a better way to understand Kashmir, India, Pakistan, Bangladesh, even Sri Lanka, Afghanistan, जिनके histories बहुत बहुत interlinked हैं. It's not possible to study beyond मतलब study even contemporary history without understanding all these regions as connected to each other. तो एंजाइटीज जो है वो डेफिनेटली शेयर्ड हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत रीजन स्पेसिफिक और कुछ कुछ शायद पोस्ट कॉलोनियल स्पेसिफिक और कंट्री स्पेसिफिक भी हो गए हैं। शाइमा, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो अक्सर ये सवाल आता है कि मुसलमान इन्वेडर्स जो थे उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, तो ये बार बार आता है कि ये लोग तो हमारे मंदिर, ये जो भी चीजें तोड़े लूटे हैं। तो जब ये सवाल डील किया हमारे प्रोफेसर्स थे, तो उन्होंने बोला कि एक बार बात चल रही थी क्या इन चीजों को पढ़ाया ही नहीं जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाना चाहिए, इन चीजों को पढ़ाना चाहिए, बट क्या एक जैसे एक दौर था, वो एक दौर था जिस दौर में जंग करना एक नॉर्मल चीज थी। बहुत सारे मुस्लिम किंगडम्स थे, आदिलाबाद और ये गुजरात में अलग किंगडम्स हैं और मुगल्स अलग हैं, और वो लोग भी आपस में जंग करते थे, और वो लोग भी जब एक दूसरे, जंग का निजाम ही ऐसा था क्योंकि उस वक्त स्टेट और रिलीजन अलग अलग नहीं था, तो जंग का निजाम ऐसा था कि आपके लिए जो सबसे अहमियत वाली सबसे बड़ी चीज है उसको हम तोड़ते थे सिर्फ अपना पावर दिखाने के लिए। और चाहे वो हिंदूज चाहे वो मुस्लिम्स लड़ रहे हो, ये चीजें उस जमाने की नॉर्म थी। लेकिन अब हम उस 500 साल पहले जो हुआ उसको, उस जमाने को बिना कंटेक्स्ट के उठा के आज के जमाने में डालें और लोगों में गुस्सा भड़काएं कि देखो आपकी हिस्ट्री के साथ क्या हुआ है, आप लोगों के साथ क्या हुआ है। तो बहुत जेन्युइन लोग भी हैं हिंदूज या नॉन मुस्लिम्स, वो लोग भी दे आर प्रोन कि वो मानने लगे ऐसा कि हाँ इन लोग के खूनी में ऐसा है, इन लोग के खून में गद्दारी है, इन लोग को जगह दो तो ये ऐसा करेंगे। और दूसरा मुसलमानों के साथ ये हो जाता है कि एक बोलते हैं इंटरनलाइज कर लिया इस्लामोफोबिया को कि यार हमारे पूर्वज ने ऐसा किया और उन्होंने क्यों किया ये। बट बात ये होनी चाहिए कि जो उन्होंने किया उस निजाम में किया, उससे हम लोग आंसरेबल ही नहीं है ना। हम लोग क्या करें, अगर कोई उस जमाने का निजाम था, उस वक्त कोई अगर यूएन की ट्रीटी नहीं थी, जो निजाम था वो उस हिसाब से चल रहा था। तो आई थिंक दैट इज प्रिसाइसली द प्रॉब्लम, क्योंकि हमें जो हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि हम मॉडर्न नेशन स्टेट में अपने पूरे हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मॉडर्न नेशन स्टेट का टाइम है ही नहीं। और अगर हम दो किंगडम्स फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि लड़ाई कर रहे हैं, अगर शिवाजी की किसी से लड़ाई हुई या टिप्पू सुल्तान की किसी से लड़ाई हुई, उसको आज जो रिविजनिस्ट हिस्ट्री है वो ये कहता है कि मतलब इट वाज अ हिंदू मुस्लिम दिस थिंग बैटल, or it was a Muslim invader thing. These battles were absolutely the norm. It was तो उसको हम ऐसे फ्रेम में ऐसे रिलीजियस फ्रेम में भी देखें तो इट्स एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। तो गलती वहां से, एंड एग्जैक्टली लाइक आपने बोला कि इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया है, और इंटरनलाइज ये मतलब सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी भी है ना, बहुत एंजाइटी भी है। मतलब आप स्कूल लेवल में, अगर आप कॉलेज लेवल में, आपको बार बार वही सवाल पूछा जा रहा है और बार बार यही बोला जा रहा है कि आप तो ऐसे थे, आपके एंसेस्टर्स ऐसे थे, सो आप अपने आप को डिफेंड कुछ टाइम तक करेंगे, बट देन पीपल विल आल्सो लाइक यू सेड स्टार्ट सेइंग कि हाँ यार ऐसा ही था, अब मैं क्या मतलब, देन यू स्टार्ट टेकिंग द बर्डन ऑफ हिस्ट्री व्हिच इज नॉट योर्स टू टेक एट ऑल। तो मेरा सवाल ये है कि अब हम लोगों को करना क्या है। ये सब तो हुआ और कुछ गलत है, कंफ्यूजन है, गलतफहमी फैलाई गई है, मगर अब हमारा रोल होना क्या चाहिए, इस पर थोड़ा सा बताएं। जी मेरे मतलब ये जो हमें अभी करना क्या है, शायद हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, मतलब मैं जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी मतलब एंगेजमेंट है, तो ये डिबेट कई लेवल पे चल रहा है कि फॉर एग्जांपल सबसे रिसेंट एग्जांपल सीए का हुआ, और सीए में भी अगर आप देखें तो ऐसे ही मतलब मिसकंसेप्शंस और बायसेस और इन सब
मिथ्स को रखकर ही एक सीए का एक आइडिया आया है। तो एक तो ये चीज है कि मेरे हिसाब से वन ऑफ कोर्स जैसे हम जैसा प्रोटेस्ट चल रहे हैं या स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रहा है, वो तो एक तरफ है ही। वो दूसरी तरफ बहुत मतलब दिस कैन यू कैन लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, खास सिंपल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑन इट्स ओन ऐसे एंजाइटीज और मिसकंसेप्शन का जवाब दे सकता है। एक दावती पर्सपेक्टिव को रखते हुए अगर हम लोगों के साथ एंगेज करें तो मतलब ऐसा ऐसा एक लोग कहते हैं ना कि हम अपने बारे में बार बार एक्सप्लेन क्यों करें, मतलब मिसकंसेप्शंस लोगों को तो है, वी कैन नॉट कॉन्स्टेंटली अपोलोजाइज। अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस्लाम के हिस्ट्री में सबसे जो बड़े बड़े थिंकर्स भी रहे हैं, राइटर्स भी रहे हैं, दे हैव ऑलवेज ट्राई टू एंगेज विद द अदर। मतलब मोहम्मद कुतुब साहब की किताब ही है इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन। मौलाना मौदूदी ने भी बहुत बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि एंगेज करने का स्कोप ही नहीं रहा है। आई नो मेनी पीपल जो लोग कहते हैं कि मतलब द इस्लामोफोबिया इज सो मच, द एटमॉस्फेयर इज सो बैड कि हम कैसे एंगेज करें। बट कहीं ना कहीं तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हम मीडिया के थ्रू मतलब अपने अपने ग्रुप्स के थ्रू, अपने बहुत लोकल लेवल पे भी जो बेसिक फंडामेंटल चीजें अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, कुछ हद तक शायद 100% नहीं बट 10%, 20% तो लोग समझने को तैयार हो सकते हैं। हाँ, देर इज मतलब उसमें मुश्किलें तो जरूर आएंगी, बट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए, अपना डिग्निटी को रखते हुए, इंटैक्ट रखते हुए जितना हद तक हो सके, वी डू हैव टू एंगेज, आई फील। कुछ और सवाल भी हैं? कुछ नहीं कि लव जिहाद क्या है, जी ये समझ नहीं जी आ रहा। जी। तो लव जिहाद बहुत सिंपल टर्म्स में ऐसा एक मिथ है जो फैलाया गया है कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो वो हिंदू लड़कियों को, या कोई भी कुछ कुछ केसेस में बाकी गैर मुस्लिम मतलब क्रिश्चियन लड़कियों के भी ऐसा ऐसा उनके मतलब ऐसा सवाल उठाया है कि मुस्लिम लड़के जो हैं नॉन मुस्लिम लड़कियों को आकर्षित करके या ट्रिक करके, धोखा देके, सिड्यूस करके, उनसे शादी का प्रॉमिस करके उनको इस्लाम कबूल कराते हैं। सिंपल तौर में बोले तो लव जिहाद का आइडिया यही है दैट somebody Muslim men seduce and trick and deceive non-Muslim women to make them Muslim, एंड ये ऑब्वियसली दिस इज कनेक्टेड टू द लार्जर आइडिया कि मुस्लिम्स इंडिया में अपना पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लव जिहाद बहुत सिंपल तरीके में हमेशा यही एक उसके वेरिएशन रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग इंसिडेंट्स में, बट उसका बेसिक स्टोरी यही है। उसका हिस्ट्री ये है कि मतलब बहुत एटलीस्ट 1920s के आसपास तो इसका रिकॉर्ड है कि नॉर्थ इंडिया में कुछ कुछ जगह में ऐसे पैम्फलेट्स, आर्य समाज और बाकी सब हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे पैम्फलेट्स आना शुरू करे कि चारू, अगर किसी को इंटरेस्ट है, चारू गुप्ता के 2-3 एसेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं ऑन द आइडिया ऑफ एंड द हिस्ट्री ऑफ लव जिहाद, कि ऐसे हिंदू लड़कियां फंस जाती हैं और वो उनको मुस्लिम बनाया जाता है, फोर्स कराया जाता है। लव जिहाद का आइडिया इतना ही है। मेरा सवाल ये है कि रिचर्ड ईटन के हिसाब से इस्लाम कैसे फैला? आप अपने अभी बताया था ना कि रिचर्ड ईटन के हिसाब से। जी जी जी। रिचर्ड ईटन जो हैं उन्होंने 2-3 मतलब अलग अलग ये क्या बोलते हैं थ्योरीज को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने बोला है कि थ्योरी ऑफ द स्वॉर्ड जो है वो तो फॉल्स है, मतलब फॉल्स नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इंडिया में इस्लाम कैसे फैला। देन ही एक्सप्लोर्स अदर थ्योरी कि ये जो आइडिया है कि लिबरेशन का आइडिया है कि इस्लाम
इसलिए कबूल किया गया था क्योंकि लोगों को कास्ट ऑर्डर से निकलना था, हिंदू कास्ट ऑर्डर से निकलना था। ही सेड दैट इज ट्रू इन सम पार्ट्स, लेकिन इंडिया के अक्रॉस दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज मतलब ज्योग्राफिकली वो मैच नहीं होता। कई कई जगह में जहाँ पर बहुत हाई हाई प्रेजेंस ऑफ दलित्स एंड ओबीसीज है, वहां पर उतना कन्वर्जन नहीं हुआ है। देयर हैव बीन अदर पार्ट्स जहाँ पर अपर कास्ट है, वहां पर ज्यादा कन्वर्जन हुआ है। सो इज सेइंग इट्स नॉट अ होलिस्टिक थ्योरी फॉर ऑल ऑफ इंडिया। उनके 4 टोटल थ्योरीज हैं। राइज ऑफ इस्लाम इन द बंगाल फ्रंटियर एक ऐसे है, मतलब 4 उनके थ्योरीज नहीं है, वो 4 थ्योरीज को लेते हैं और उनको रिजेक्ट करते हैं। वो कोई सिंगुलर थ्योरी नहीं दे, अपना कोई सिंगल थ्योरी नहीं दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक थ्योरीज हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको इस इशू में इंटरेस्ट है तो रिचर्ड ईटन और फ्रांसिस रॉबिन्सन दोनों का काम काफी वैल्यूएबल है। शाइमा, आपने कहा कि 8 स्टेट्स हैं अभी इंडिया में जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या वो एक्ट है। हाँ हाँ हाँ। तो और बाकी सारे स्टेट्स में फिर क्या है? बाकी सारे स्टेट्स में कोई लॉ नहीं है एज सच। देर आर, मतलब धीरे धीरे बनते हुए आ रहे हैं। पहला लॉ उड़ीसा में 1960s में बना था। हर थोड़े साल या जनरली या कुछ इंसिडेंट होने के बाद, ऐसा ही लव जिहाद का रूमर होने के बाद एक लॉ प्रपोज होता है। एक स्टेट था तमिलनाडु में जहाँ पर लॉ बन के रिपील हुआ, क्योंकि मीनाक्षीपुरम नाम का एक गांव है तमिलनाडु में जहाँ पर मास कन्वर्जन हुआ। आधा गांव ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसके बाद वहाँ की उस टाइम पे जयललिता थी, उसने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ बैकलैश बाकी पार्टीज से और बाकी लोगों से, और जो मुस्लिम पार्टीज थे स्टेट में, तो वो लॉ रिपील हुआ। धीरे धीरे लॉज, मतलब कुछ कुछ स्टेट में लॉज एक्ट हैं, अभी वो पास नहीं हुए हैं, कुछ स्टेट में उनका रूल्स नहीं बना है, और एक नेशनल एंटी कन्वर्जन लॉ की बात तो हो रही है, बट इट हैज फॉर्मुलेटेड येट। मतलब उनके एजेंडा में ऐसा है एक एक नेशनल लॉ, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जी, एजेंडा में है। कई बार बीजेपी मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है। 2015 में लॉ मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला था कि इट विल नॉट बी फीजिबल बिकॉज मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट है और मतलब ऐसा एक नेशनल लॉ पॉसिबल नहीं है। बट पिछले साल भी फिर से किसी और मिनिस्टर ने ऐसे मतलब हवा में छोड़ा है कि ऐसा होना चाहिए टाइप्स, बार बार ऐसे मेंशन आ रहा है। इट इज नॉट इन फ्लेम, मतलब मेरे हिसाब से एक का इतना नहीं होता और फिर किसी ने पैंडेमिक नहीं रिक्वेस्ट होता किया था, है इस कि साल शायद प्लीज। होना था। ओके, please display the slide of these 4 laws. अच्छा हाँ, वो लॉज का स्टेट मेंशन, मैंने यहाँ स्टेट मेंशन नहीं किए हैं। आई हैव जस्ट मेंशन्ड द प्रोविजंस। जब हम लोग घर वापसी की बात करते हैं तो घर वापसी क्या ये मतलब बीजेपी के आने के बाद होने के, ये हम लोग सुन रहे हैं कि कुछ मुसलमान को फोर्सफुली कन्वर्ट कर लिया जा रहा है, या घर वापसी बहुत पहले से कोई चीज है जो चल रही है? घर वापसी अलग अलग नामों में, अलग अलग फॉर्म्स में बहुत पुरानी चीज है। शुद्धि मूवमेंट जो है वो उसका ओरिजिनल सोर्स आप कह सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने एक मुस्लिम आदमी को देहरादून में, शायद एग्जैक्ट ईयर अर्ली 90s में, लेट 1800 या अर्ली 90s में शुद्धि उसका किया था। ही वाज रिकन्वर्टेड एसेंशियली बैक टू हिंदुइज्म इन देयर डेफिनेशन ऑफ रिकन्वर्जन। तो घर वापसी टर्म थोड़ा कंटेम्प्रेरी है, बट हाँ, शुद्धि मूवमेंट तो बहुत पुराना मूवमेंट है आर्य समाज का। तो उसके अलग अलग फॉर्म्स रहे हैं, बट डेफिनेटली आफ्टर बीजेपी एंड राइज ऑफ हिंदुत्व ग्रुप्स, मतलब बड़े बड़े झुंड लोगों के, अगर उनको फोर्स करके आप रिकन्वर्ट कराना, मीडिया में उनके फोटोज आना, वो तो थोड़ा रिसेंट फॉर्मूला है। बट प्रेशर टू रिकन्वर्ट हैज बीन देयर। मीनाक्षीपुरम में फॉर इंस्टेंस जब आधे गांव ने इस्लाम कबूल किया था, तो मिनिस्टर्स, इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था, मिनिस्टर्स ये वो सब टपक गए थे वहां पर टू टेल देम कि आपको क्या चाहिए हमें बता दीजिए, आपको पैसा चाहिए, आपको जो चाहिए आप बता दीजिए, लेकिन आप वापस हिंदुइज्म में आ जाइए। तो उसके अलग अलग फॉर्म्स रहे हैं, बट यस, इट्स एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर फिनोमेना आफ्टर हिंदुत्व। अच्छा। तो आपका जो रिसर्च था, आप
आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव यही था कि जिस तरह से कन्वर्जन्स हो रहे हैं या मतलब कितने लॉज हैं, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेड हैं, और उसके पीछे उसका हिस्ट्री और उसका लीगल एस्पेक्ट, वाज दिस योर? इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड आउट मेरी सोच यही थी कि खाली लीगल उस पे काम करेंगे। आई मीन इट्स अ सेंटर फॉर लॉ एंड गवर्नेंस, तो थोड़ा बहुत तो लीगल उस पे फोकस करना था। लेकिन द मोर आई रेड द मोर आई रियलाइज कि खाली लीगल पे फोकस करने का फायदा नहीं है, बिकॉज इंटरेस्टिंगली द एक्चुअल लॉज जो हैं, जो स्टेट्स में हैं, they are not used much in the first place, and they are not used much against मुस्लिम्स को टारगेट करने का जो तरीका है कन्वर्जन को लेके, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज उनका मेन फोकस नहीं है। दैट इज बीन मोर टुवर्ड्स ऑन अ सोशल एंड अ पॉलिटिकल लेवल, यही लव जिहाद, टेरर के कनेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट वाज नॉट इनफ टू ओनली स्टडी द लॉज। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हिस्ट्री और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे भी जाया जाए। बस एक कमेंट है, आई एम श्योर शर्मा ने उसको इस किताब को पढ़ा होगा, रोवेना रॉबिन्सन की एक किताब है रिलीजियस कन्वर्जन टू इंडिया, मोड्स मोटिवेशंस एंड मीनिंग्स। वो भी काफी अच्छी किताब है। उसमें सारे रिलीजन्स पे, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म और इस्लाम में भी सबके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग एसेज है। तो किसी को उसमें इंटरेस्ट है तो वो बुक को पढ़ सकते हैं। आई एम श्योर शर्मा ने पढ़ा होगा। तो नहीं, उनका काम इसलिए इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि मतलब उनका वो जो किताब जो बोल रहे हैं सही है कि उसमें बहुत सारे मतलब अगर एथनोग्राफी के तौर पे देखें तो अलग अलग रीजन्स के अलग अलग कम्युनिटीज ने कैसे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, उसको उसका स्टडी बहुत अच्छा है। मतलब इफ मतलब अगर अलग अलग अगर रीजन से कोई है, उनका इंटरेस्ट है कि इस एरिया में कैसे ये रिलीजन फैला, तो उस हिसाब से रोवेना रॉबिन्सन का काम काफी इंटरेस्टिंग है। जी, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे अभी आप रिलीजियस कन्वर्जन की बात कर रही हैं, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा था वो ये कि हिंदुइज्म अपने आप में कोई रिलीजन तो है नहीं। मतलब इवन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हिंदुइज्म का अपना कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसका मतलब क्या बेसिस है। तो अगर हम देखते हैं तो हिंदुइज्म में तो अपने आप में बहुत सारे और रिलीजन्स हैं, लाइक सिखिज्म है, बुद्धिज्म, और ये सारे ही आते हैं। तो जब कभी भी ये हिंदुइज्म को सेव करने की बात करते हैं या हिंदुइज्म पे थ्रीट की बात करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि रिलीजन और कल्चर को मिक्स कर रहे हैं? मतलब समवेयर दे आर लाइक कंसर्न अबाउट देयर कल्चर, वो कल्चर को लेके ज्यादा पॉजिटिव हैं इन स्पाइट ऑफ की रिलीजन की आप क्या फॉलो करते हो। बिकॉज बहुत कई बार अगर हम जो स्टेटमेंट्स भी देखते हैं, चाहे वो वीएचपी है या और भी आरएसएस वगैरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके स्टेटमेंट ये होते हैं कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नमाज पढ़ो या आप क्या करते हो, बट आप जो है वो भारतीय संस्कृति के अंदर रहकर काम करोगे। तो मतलब देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर, और शायद वो हम मतलब बीइंग अ मुस्लिम हम भी नहीं फर्क समझ पा रहे हैं, और शायद वो भी इस चीज को मिक्स अप करते हैं एट टाइम्स। तो आपका इस पे क्या व्यू है, मैं वो जानना चाह रही थी। आपने दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए। आई थिंक इफ यू डील विद देम सेपरेटली, फर्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ हिंदुइज्म एज अ रिलीजन, मतलब एक थियोलॉजिकल डिबेट है। दूसरा पॉइंट ये था कि हिंदुइज्म एंड सिखिज्म जैनिज्म वाला कि वो उनका कनेक्शन। तीसरा ये जो कल्चर एंड रिलीजन वाला। तो पहला जो चीज है, ये तो डेफिनेटली आई एग्री विद यू, बहुत कंटेस्टेड चीज है क्योंकि हिंदुइज्म अनलाइक एन एब्राहमिक या सेमिटिक जो हम रिलीजन कहते हैं कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, उसका एक एक सेंट्रल बुक नहीं है। तो कुछ लोग, अंबेडकर फॉर इंस्टेंस वाज वेरी, मतलब सबसे शार्प अगर कोई हिंदुइज्म को लेके रहा है इन टर्म्स ऑफ एंटी कास्ट थिंकर्स, और हिंदुइज्म का अगर कोई स्टडी अगर शार्प किया है, दैट वुड बी डॉक्टर अंबेडकर। he very clearly said कि मतलब it is a collection of castes, it is not a religion. So of course there can be people who differentiate with it, and even as Muslims engaging with Hindus, it is something this would be difficult to say, to somebody's face. Might not even be the best strategy. But academically speaking,
डेफिनेटली हिंदुइज्म इज मतलब उन्होंने जो कहा था कि एक्सोगमी और एंडोगमी, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, और जो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, मतलब हमसे जो हिंदुइज्म में जो हमसे ऊपर के कास्ट है और हमसे नीचे कास्ट है, मतलब नीचे कास्ट रहने वालों को एक तरह से डिस्गस्ट से देखना और उनसे ऊपर जो कास्ट है उसको एक एस्पिरेशन के तौर पे देखना। अंबेडकर के हिसाब से हिंदुइज्म वाज ओनली अ कलेक्शन ऑफ दिस, so that's why he uses the term Hindu social order, not Hinduism. He uses Hinduism but also Hindu social order very sharply. So definitely Hinduism का definition, I come from a Hindu family, I'm a revert. तो हिंदुइज्म का कोई डेफिनेशन आप एक फैमिली में पूछ लो तो 5 लोग अलग तरह का, मतलब रिचुअल, प्रैक्टिस, नॉट प्रैक्टिस, सब कुछ फॉलो करेंगे। दैट इज व्हाई मेनी पीपल कन्वर्ट, बिकॉज इवन एथियज्म जो है वो एथियस्ट होकर भी लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं। मतलब इट इज अ पेरियार ने अपनी किताब में ये लिखा था कि जो हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म के बारे में बार बार बोला जाता है कि बहुत एक इंक्लूसिव रिलीजन है, राइट? मतलब राइट विंग्स भी यही बोलते हैं कि अरे इतना इंक्लूसिव रिलीजन है, आप उसको छोड़ को इस्लाम में क्यों जा रहे हो? पेरियार इनफैक्ट सेड कि इतना इंक्लूसिव है कि वो एथिज्म को भी इंक्लूड कर लेता है। दैट इज द प्रॉब्लम, रिजेक्टिंग इट, लीविंग इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें कोई ऐसा सेट प्रैक्टिस, सेट डॉक्ट्रीन, क्रीड, टेक्स्ट ऐसा नहीं है। दिस इज अ डिबेट, लाइक तो एकेडमिक डिबेट, थियोलॉजिकल डिबेट है। सेकेंडली क्वेश्चन ऑफ हिंदुइज्म, सिखिज्म, रिलीजन, बुद्धिज्म, सॉरी, ये बहुत आपने एक सेंसिटिव इशू को उठाया है, बिकॉज हिंदू, सॉरी, आर्टिकल 25 में ऐसा कहा गया है कि हिंदू का जो डेफिनेशन है उसमें सिखिज्म और जैनिज्म इंक्लूडेड है। नाउ this has been opposed very strongly by Sikh groups in particular. They do not want to be seen as a subset of India. They have rejected that kind of a caste order. लेकिन इंडियन लॉ जो है खाली इस डेफिनेशन में जाता है कि रिलीजन इंडिक है या नॉन इंडिक, मतलब उनका सोर्स इंडिया है या इंडिया नहीं है। दिस इज एन एक्चुअल पार्ट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट की ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 भी, कि हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब इंडियन रिलीजन्स हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म नॉन इंडिक रिलीजन्स हैं। दैट इटसेल्फ इज अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट्स आल्सो वेरी हिस्टोरिकल। इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस टाइम पे। तो सिखिज्म, जैनिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे लॉज मानते हैं, बट आई फील दैट वी शुड नॉट ट्रीट देम एज अ सबसेट ऑफ हिंदुइज्म, because they have certainly not Buddhism, because they have tried to break away from that order. वो कितना succeed हुए हैं नहीं हुए हैं वो अलग बात है। तीसरा सवाल कल्चर और रिलीजन, आपने बहुत शार्पली वो पॉइंट आउट करा कि कई बार जो राइट विंग है वो यही कहता है कि आप नमाज वमाज पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हिंदू कल्चर नहीं, इंडियन कल्चर को फॉलो कीजिए। Now this is a very very fuzzy and a very strange idea, because in fact see, they don't have a problem with many Muslims जो बीजेपी का हिस्सा बनते हैं। उनको नहीं मालूम कि घर पे वो नमाज पढ़ते हैं या नहीं है, और they don't want a Muslim identifying as a Muslim in the public sphere. So they don't want a Muslim speaking for himself, they don't want a Muslim asserting for himself, and they definitely do not want a Muslim जो अपने political life में भी religion का सवाल उठाए। वो सेक्युलर जो बाइनरी है, सेक्युलर रिलीजियस वाला बाइनरी, वो भी मेंटेन करना फिर मजबूरी हो जाता है। सो डेफिनेटली देयर इज अ कन्फ्लेशन। ये अगर आप आरएसएस के टेक्स्ट, पुराने टेक्स्ट पढ़ें, गोलवलकर, हेगड़ेवार, दे आर डेफिनेटली एन आइडिया दैट मुस्लिम्स कैन लिव हियर, ओके, बट दे शुड फॉलो इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति, हिंदू कल्चर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So definitely there is an anxiety not just about Hinduism but also about culture, एंड वो कल्चर और रिलीजन के बीच में जो हिंदुइज्म को लेके रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आसिया का सवाल ये है कि एंटी का ये इस तरह के माहौल में जहाँ पे कन्वर्ट करना ही, मतलब अगर हम किसी को दावत भी दे रहे हैं तो उसके लिए शायद हम जेल जा सकते हैं, बिकॉज वो एक अटेम्प्ट है कन्वर्जन का, और हम अगर मतलब जहन्नम और दोज़ख इन सब चीज़ों की बात करें तो उनका सवाल है कि इस माहौल में क्या ये माहौल बदला जा सकता है एक एग्रेसिव पॉलिटिकल और लीगल एक्टिविज्म से, या सॉफ्ट डिप्लोमेटिक अप्रोच से ये माहौल में बदलाव आ सकता है? ये उनका सवाल है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल रहा है, बिकॉज सीए के टाइम से, और नहीं उससे भी पहले, बाबरी के
जो जजमेंट आया था 2019 उसके टाइम से शायद मैं और कई लोग आपस में यही बहस कर रहे हैं कि देखिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स और सीए के प्रोटेस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि एक तरह का मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सेल्फ डिस्क्राइब्ड जो आप कहते हैं अग्रेसिव पॉलिटिकल एंड लीगल एक्टिविज्म वो एक उभर रहा है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज पॉपुलर. ऑन दी अदर हैंड देयर आर अदर पीपल हु से दैट, अब इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं दूं तो सबसे बहस हमारे अपने सर्कल्स में फॉर एग्जांपल बहस बहुत हुई थी इस चीज को लेकर कि ला इलाहा इल्लल्लाह को एक स्लोगन के तौर पे यूज किया जा सकता है नहीं. शशि थरूर ने बोला, तो शशि थरूर जब जेएनयू आए, जामिया आए, तो कुछ स्टूडेंट्स ने उनके सामने खड़े होके उनके स्पीच के बाद या बीच में भी कलमा ऐसे स्लोगन के तौर पे यूज किया गया था. So there were many others who said that this is not right. ये बहुत एक aggressive, individualistic identity politics है जो दीन से थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, there is a growth of identity politics which does not necessarily equate into Islamic politics. अभी मुस्लिम politics से Islamic politics का एक तरफ एक binary है कि मुस्लिम identity होना जरूरी है, मतलब काफी है क्या, to have a Muslim name, to speak as a Muslim, to talk about Islamophobia, discrimination, so on and so forth, या एक इस्लामिक पॉलिटिक्स की भी जरूरत है जहां पर आप अगर इस्लाम एज अ वे ऑफ लाइफ की बात करें तो आपकी पूरी जिंदगी और दीन के हिसाब से हो या कोशिश करें कि हो, और उस पॉलिटिक्स की आप बात करें. तो साथ साथ ये डिबेट हो रहा था कि एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म काफी है या मतलब वेर आई वुड डिसएग्री विद यू कि वो डिप्लोमेटिक अप्रोच की बात नहीं हो रही कि एक तरह दावती पर्सपेक्टिव से मतलब जो नेसेसरीली बहुत कन्फ्रंटेशनल और अग्रेसिव ना हो, उस पर्सपेक्टिव से भी उस पर्सपेक्टिव से ही काम करा जा सकता है या नहीं. और ये कम्युनिटी के बीच में बहुत डिबेट हुआ है, मतलब स्पेशली आई थिंक ओल्डर एक्टिविस्ट एंड यंगर यूनिवर्सिटी ट्रेंड एक्टिविस्ट अभी जो इस बहस में लगे ही हैं, महीने से लगे हुए हैं. सो इन माय आई हैव माय पर्सनल ओपिनियन कि एक इस्लामिक पॉलिटिक्स की जरूरत है, खाली मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से काम नहीं होने वाला है. एंड बोथ थिंग्स आर वेरी नेसेसरी बिकॉज विदाउट लीगल एक्टिविज्म मेनी थिंग्स आर इम्पॉसिबल टुडे. बहुत सारे हमारे मेरे अपने दोस्त अभी भी सीए के बाद जेल हुए हैं. There is a need for political and legal activism, but political and legal activism on its own is why I would say it would be a failure is because political activism on its own will not or may not challenge social realities. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, दलित मुस्लिम यूनिटी की बात होती है, MIM और ये प्रकाश अम्बेडकर के पार्टी फॉर एग्जाम्पल अलायंस करे या SDPI और BSP कहीं पर अलायंस करे, that would be you could say that it is a way to challenge for example caste and Islamophobia. लेकिन सोशल रियलिटीज अभी भी ये है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच बहुत सारे टेंशंस हैं, बहुत सारे गिविंग्स हैं, मिसकम्युनिकेशन है, और कहीं ऐसा फील होता है कि हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, या कहीं और ऐसा फील होता है कि दलित्स आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, कहीं और ऐसा दलित कम्युनिटीज में भी इस्लाम को लेके मिसकंसेप्शंस हैं. सो अगर हम खाली पॉलिटिकल चेंज करें, और ये अम्बेडकर ने भी बोला था कि खाली पॉलिटिकल अगर चेंज होगा तो जो फाउंडेशन है, जो बेसिस है सोसाइटी का, दैट विल रिमेन रॉटन. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग एज अगर हम दीन से दूर ना हो, दीन के हिसाब से अगर पॉलिटिक्स हो, इस्लामिक पॉलिटिक्स का आइडिया हो, तब बहुत सारे हमारे जो सवालात है रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, डिबेट को लेकर, वो उसका जवाब हमें मिल सकता है. शाइमा, आपने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, इस्लामिक पॉलिटिक्स. तो अभी तक हम ये समझते आए हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कि हम मुसलमान हैं और हम पे जुल्म हो रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो इसलिए हम शायावे नहीं करेंगे अपनी आइडेंटिटी से, अपनी आइडेंटिटी के साथ लड़ेंगे. पर इसमें इस्लामिक पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? जी देखिए, एक तो आइडेंटिटी को लेकर there is of course there is a resistance that we can build up on the basis of our identity. वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मॉडल जो है वो which is familiar to us, Ambedkarite politics is based on that
नॉट एंटायरली, उसमें आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी का जो डिबेट है, उसको अगर हम थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम दलित पॉलिटिक्स का आइडिया है कि हम दलित हैं और दलित एक साथ एकजुट होकर एक पार्टी फॉर्म करें. दे ऑल्सो नीड एन आइडियोलॉजी विच वुड बी इन दैट, फॉर अम्बेडकरिज्म और पेरियारिज्म. अगर आप तमिलनाडु में जाओ, या कुछ लोग दलित कम्युनिटी में कहते हैं कि हम लोग दलित बोलेंगे ही नहीं, वी आर बहुजन, बहुजन पॉलिटिक्स, बीएसपी का तरह का पॉलिटिक्स. सो व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम्स, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि हम मुस्लिम्स इज नॉट मुस्लिम पॉलिटिक्स करना. अगर जो सवाल है वो सबा महमूद की भी एक किताब है, पॉलिटिक्स ऑफ पायटी. मुस्लिम पॉलिटिक्स खाली अपने मुस्लिम नाम या सेंसस में नाम या पेरेंट्स के नाम या जो सोसाइटी जिस तरह ट्रीट करता है, इस्लामोफोबिया है, एक तरह का रिजेक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है. इट इज नॉट, it is cannot entirely be covered by that. One example I can give you is, for example, a well-known Muslim woman, she wrote in a newspaper that अगर मेरे सोसाइटी मेरे को हिजाब पहनने से मना करता है तो मैं हिजाब पहन लूंगी, लेकिन मतलब बाय कन्वर्स यू वुड बी एबल टू से कि अगर कहीं पर उसको हिजाब पहनने को बोल रहे हैं तो मैं लाइक एज अ फोर्स आई वुड रिजेक्ट इट. नाउ hijab or any other aspects of Muslim identity are not only aspects of Muslim identity, they are part of our religion also. They are primarily a part of our religion. So similarly, when you talk about Muslim politics, what ethics, what ideology, what framework would Muslim politics follow? Today there is Hindutva. Okay, so I'm Muslim. Hindutva is oppressing me, so I will obviously fight Hindutva. बट उसका कुछ एक एथिक्स होगा, उसका कुछ एक फ्रेमवर्क होगा, उसका कुछ एक बेसिस होगा. हम किस चीज पे अपने डिसीजंस लेंगे, हम क्या नहीं करेंगे. ऑल दैट हैज टू कम फ्रॉम समवेयर. दैट कैन नॉट ओनली कम फ्रॉम आवर आइडेंटिटी, एंड दैट इज व्हाई इस्लामिक पॉलिटिक्स इन माय अंडरस्टैंडिंग बिकम्स important. We draw our strength and we can, even within the framework of India's religious freedom and so on and so forth, we can draw our politics and our public life from religion. तो खाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का लिमिटेशन यही है कि उसका एक एथिकल फ्रेमवर्क नहीं होता है alone. For that you need to be familiar with your Islamic history. हम इसीलिए तो हम सीरत पढ़ते हैं, इसीलिए हम इंगेज करते हैं अपने पास्ट के साथ, कुरान के साथ, कि हम अपना जो पब्लिक लाइफ जिए एज वेदर एज एक्टिविस्ट, वेदर एज पीपल जो अपने एक एवरीडे लाइफ में इस्लामोफोबिया को चैलेंज कर रहे हैं, कि हम एथिकल और मॉरल फ्रेमवर्क में भी काम करें. दैट इज द डिफरेंस आई वुड ड्रॉ बिटवीन मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड इस्लामिक पॉलिटिक्स. थैंक यू. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत नई चीज है, क्योंकि यूजुअली लोग इस हिसाब से अभी नहीं सोच रहे हैं. आपने मेंशन किया कि आप रिवर्ट हैं, और ये पर्सनल क्वेश्चन है और आप बिल्कुल मना कर सकती हैं इसका जवाब देने के लिए, बट हम लोगों को अच्छा लगता है अगर आप शेयर करें कि व्हाट वाज योर जर्नी. जी नहीं, ऐसा कोई पर्सनल इसमें वो इशू नहीं है. सी अगेन कमिंग, ये एकेडमिक्स की प्रॉब्लम है, हमें कुछ भी इधर उधर बात करने में भी उल्टा पुल्टा किताबें खींच लेते हैं बीच में. लेकिन एक अगर जैसे फॉर एग्जांपल रिचर्ड ईटन की बात आई, अतिया अहमद नाम की एक जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उन पे एक स्टडी, फुल लेंथ किताब है, इट्स कॉल्ड एवरीडे कन्वर्जन्स. सो शी आर्ग्यूज दैट कन्वर्ट्स जो हैं उनको बार बार ऐसा उन पे एक्सप्लेनेशन, मतलब लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरीबडी हैज सम इंटरेस्टिंग स्टोरी. many of them and many of us don't have any interesting story or like some ऐसा moment of this thing. But nevertheless I would say that see I come from a Hindu family, again one of those very जो atheist और agnostic और liberal type बीच में घूमते हैं, which is why I said कि एक हिंदू फैमिली में आप 5 लोगों से पूछ लो तो उन्होंने अलग अलग प्रैक्टिस बताएंगे. And I was interested in the question of religion for a long time. मतलब I was never in that atheist kind of frame. So
after like reading and you know exploring things, it happened on its own. इसमें कोई ऐसा कोई exciting story नहीं है, but हाँ ये बात है कि मतलब एक यूनिवर्सिटी स्पेस में एक रिवर्ट होना अपने challenges हैं. It's a public kind of a life. So people look at you, मतलब आप हिजाब पहनेंगे तो then they'll be really confused, then they'll have questions. You know, you do some things and you stop doing other things. So एक public gaze का एक वो होता है. My family thankfully was very supportive and they remain supportive. So वो I think that last part is very rare for people because I know a lot of reverts. And बहुत सारे केसेस में फैमिली बहुत they struggle to understand a lot. मतलब again that is probably one of the reasons why हम biases को clear करना जरूरी है, because people get their information on Islam from media and media किस हालत में है, or they get it from their lack of engagement with Muslims, or they get it from मतलब बहुत एक इस्लामोफोबिया अगर घुस गया दिमाग में, तो बहुत सारे रिवर्ट्स ऐसे हैं जो मुस्लिम सोसाइटी में मतलब लास्ट स्लाइड में वो सोशोलॉजिकल जेंडर वाला स्लाइड में मैंने सोचा था मेंशन करने को कि कन्वर्ट्स trying to find their space in Muslim communities is also a challenge of its own. Because एक तरफ फैमिली का प्रेशर है, एक तरफ लीगल मतलब थोड़ा एंजाइटी रहता है, and there's also the question of like your life, how it changes. आप मतलब क्या बदलते हैं, क्या नहीं बदलते हैं, how you change as a person. So many times people are very enthusiastic about converts कि मतलब अरे मतलब इस्लाम कबूल किया है, but उसके आगे क्या, like the path forward is often very lonely. So मतलब these are all I think like on a more ऐसे formal, not academic note, these are all things that we should keep in mind in our communities. जी बिल्कुल, बहुत सारे हम लोग नरेशन सुनते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं आता है बट वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आता है कि हाउ जो लोग कन्वर्ट हुए हैं हाँ उन पे एडिशनल बर्डन है बिकॉज द मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट अवेयर, और इवन इफ दे आर अवेयर उनको नहीं पता है कि किस हिसाब से करना है, तो उनका रमजान में दे हैव अ लोनली रमजान, ईद उनकी अक्सर अकेले गुजरती है बिकॉज कोई और है नहीं ना, ब्रॉडर ग्रुप नहीं है कोई एंगेज करने के लिए। हाँ कुसुम, अगर आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I'm also a converted Muslim. Okay. मैं पहले हिंदू थी और मुझे यही बताना है कि मुझे इस्लाम जैसे सब कोई बोलता है कि इस्लाम बुरा है, लेकिन इस्लाम को जब कोई भी कुरान या हदीस पढ़ेगा तो उसमें कहीं भी उसको कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा, सही ही नजर आएगा। जी। तो ऐसे क्यों लोगों के सामने सबको मतलब जैसे मुस्लिम लोगों को गलत तरीके से दिखाया जाता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। कभी भी न्यूज़ कहीं भी सही उनको लगता है। अगर कोई मुस्लिम अगर कोई मुस्लिम पूजा कर दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई हिंदू अगर किसी मुस्लिम के लिए कुछ कर रहा तो देखो मुस्लिम हो गया वो, ऐसे बोला जाता है। बिल्कुल। जो नेगेटिविटी फैल रही है इतने क्यों फैल रही है, कम नहीं हो रही है और प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। हम तो समझ नहीं पा रहे कि क्यों लोग इतने मुस्लिम लोगों को गलत तरीके से लेते हैं, जबकि उनका कुछ भी गलत होता नहीं है अगर सच बाद में पता चलता है तो। जी हाँ, अब बताइए। कोई आसान जवाब नहीं है बस, लेकिन यही हम शायद यही इतना याद रख सकते हैं कि देखिए मतलब मैंने पीछे भी पहले भी थोड़ा बोला था कि हम इसीलिए तो सीरत पढ़ते हैं कि हमें जितनी मतलब मुश्किलें लगती हैं, डिस्पाइट हम मतलब हमें जितनी भी मुश्किलें लगती हैं इंडिया में आज, डिस्पाइट दैट मतलब हमारे पास थोड़ा बहुत स्पेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम ये ग्रुप में बैठे हुए हैं या अपने फैमिलीज हैं। फॉर एग्जांपल अल्लाह के रसूल को तो मतलब अपने सबसे करीब
लोग भी उनको उनको कोसते थे, उन पे कूड़ा फेंका गया था, बहुत सारी चीजें हुई। मतलब हमें शायद सोचना ये भी पड़ेगा कि कन्वर्ट की अगर हम बात करें तो इमेजिन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कन्वर्ट्स। हमें तो, हमारे पास तो पढ़ने को ऑटोबायोग्राफी है लोगों के, हमारे पास दोस्त हैं, कुछ ना कुछ है, मीडिया है, अरे कोई दूसरा है। जो पहले जनरेशन थी वो तो मतलब लोग उनको पागल कह रहे थे ना, लोग उनको जादूगर कह रहे थे, लोग पहले कह रहे हमको थे कि डर मतलब अपनी लगता जान था, खोई बहुत सारे लोगों ने। लेकिन धीरे जी धीरे अब डर हट गया। पहले जहाँ रहते जी थे पूरा हिंदू इलाका था, तो मतलब कुछ भी जैसे पता चले अंदर से ना, जैसे एक अजीब सा डर हो जाता था, क्या होगा जी जरूर क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे अब सब ठीक हो, अल्लाह आसान कर देते हैं रास्ता। जी। नहीं, ऐसे बहुत हाँ सारे किस्से हैं। जैसे एक लड़की को मैं जानती थी जो 16 साल की थी या 15 साल की थी, उसने इस्लाम कबूल करा था और वो मध्य प्रदेश में थी, और उसके आसपास मतलब कोई, लिटरली कोई नहीं था उसके जान पहचान के, मतलब और दूसरी बात ऐसे वो माइनर है, 18 से कम है। तो 18 से कम में अगर गलती से भी मतलब कोई ऐसा अफवाह फैला दे कि कोई मुस्लिम लड़का है, लव जिहाद है, तो मतलब उसकी जिंदगी पूरा मतलब वहीं पर उन्होंने वो खत्म कर देंगे। बहुत ही हिंदू डोमिनेटेड और बीजेपी रूल्ड स्टेट फॉर एग्जांपल। तो मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम, जैसे हम छोटे छोटे ये जो एफर्ट्स हैं, जैसे ये मुस्लिम स्टडी सर्कल है, ये सब इज्तिमात की एक एफर्ट है ना। इंडिया में जो इतना ज्यादा मतलब इस्लाम का जो एक तो हवा बनाया जा रहा है, इसकी वजह क्या सिर्फ पॉलिटिकल है, या लोग इससे डरते हैं कि हाँ अगर सही तरीके से इस्लाम पेश हुआ तो लोग आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? ऑफ कोर्स जरूर डरते हैं, मतलब डर तो जरूर हिंदू लगता है। कन्वर्जन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस से उससे मेरे दिमाग में आया ये कि and also the kind of laws that are in the pipeline or have already been there, been passed कि कैसे नहीं is in the pipeline या thought line जो भी है कि conversion को बैन करना या उसके अराउंड जो आइडिया चल रहा है, and how vulnerable is the group which is convert. So and it's also the thought, actually काफी सारे thoughts आ रहे हैं, so sorry if I'm fumbling but I think I'll get there. तो दूसरा ये thought चल रहा था जब किसी ने ये बात कही कि किया जाए इसके बारे में, तो I was thinking कि like somewhere like a voice or a form of क्या बोलेंगे उसको, a group or a collective where people who are हम वैसे रिवर्ट कहते हैं, बट जो कन्वर्ट्स हैं इस्लाम में, द इंडियन मुस्लिम्स हु आर कन्वर्टेड, तो वो एक कोई कलेक्टिव बनाकर जैसे अगर ये बात करें कि आर राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड उस तरीके से, एंड आई थिंक आई लॉस्ट माय फर्दर थॉट ऑफ a line of thought, but yeah, this is what I remember right now. So कि how possible is it to have that, and how feasible or या कितना sense बनाएगा to have something of this sort? I'm just wondering. Thank you for your question. The thing is that see, there are many ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स तो हैं, बट अगेन वो सवाल ये आ जाता है कि पब्लिक होना बहुत, इट्स अ ह्यूज रिस्क। इट्स मतलब टू बी लाइक अ राइट्स डिमांडिंग बॉडी, एक आइडिया हो या राइट्स डिमांडिंग ग्रुप हो, वो कुछ मतलब फॉर अ लार्जर कम्युनिटी, फॉर आइडेंटिटीज इट इज पॉसिबल, बट फॉर टू मतलब फॉर रिवर्ट्स टू क्लेम as a rights as a public group would be a huge challenge, because most people are not out even to their families. So मतलब इनफैक्ट लॉ से पहले तो फैमिली का सवाल आता है ना। लॉ तो बहुत एक जैसे मैंने बोला कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज सब हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं होते, वो एक्चुअली सीए की तरह है, वो डराने के लिए है।
Actual implementation is very far, but families, it's impossible to escape, no, they are the first, they are there everywhere, no. तो लेकिन हाँ, ग्रुप्स एक कम्युनिटी लेवल पे ग्रुप्स, और वैसे तो हैं ही, पीपल एंगेज इन दोस काइंड ऑफ, जैसे अभी जैसा ग्रुप है वैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट पब्लिक. what instead I would say is that, see, Muslim reverts जो है, they revert होना तो एक step one वाला है, चीज है, which often happens on their own, which happens in this thing, but उसके बाद जो होता है ना, that is it's on both of them. Community का भी responsibility है, and it is also up to the person कि वो कितना engaged रहना चाहता है. See, people are often very afraid कि हम मतलब लोगों से engage करेंगे तो वो हमारे वो हमारे बारे में कैसा सोचेंगे, about एक तरह का awkwardness होता है. And on the other hand, the community also often, on a smaller level, they also often ignore or don't know कि ऐसे लोग हैं जो reverts हैं. Instead of finding separate spaces, people need to find and have some way of finding their local communities. मतलब ideally, अगर आप ज़ारा फारिस की एक बहुत interesting essay है, What is a Mosque, शायद उसका नाम भूल गई हूँ. Ideally, the masjid is supposed to be that kind of a community space. इस्लामिक हिस्ट्री में अल्लाह के रसूल के वक्त तो ऐसा ही था ना, कि मस्जिद जो था शहर के बीच में था, वहाँ खाली वो, ज़ारा फारिस क्या कहती है कि मस्जिद को हमने मॉडर्न प्रेयर मैट बना दिया है, खाली मतलब मुसल्ला बना दिया है बड़ा सा. The mosque does not serve any other function, and even that is cut off in many places to women, right? Yeah. The mosque and these places are supposed to ideally be this kind of a shelter, refuge for vulnerable Muslims, no, जो मिस्कीन है, यतीम है, जो ऐसे कट ऑफ है. वो एक सवाल होना चाहिए ना, इंस्टेड मतलब वो तो बिल्कुल गायब है. तो हाँ, एक्चुअली आई एग्री. मतलब जो मुस्लिम लीडरशिप ही नहीं है, या फिर ये जो इस्लामिक पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात है, या जो उसमें फ्रैगमेंटेशन है, तो दैट मेक्स थिंग्स वर्स आल्सो एट टाइम्स इन मेनी. एक्चुअली अ लॉट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस काफी काम और काफी एंगेजमेंट करते हैं रिवर्ट्स के साथ. फॉर एग्जांपल, आई नो लॉट ऑफ पीपल, सीनियर जो लोग हैं, जो ऐसा इतना हद तक है कि उन्होंने मतलब रिवर्ट्स के पूरा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी शादी निकाह का खर्चा सब कुछ लिया है. But the thing is, there are two things. One is, of course, that they also do not want to ethically make it public. It's not right. हम इस्लाम में क्या कहते हैं, एक हाथ से जो दिया है वो दूसरे हाथ को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए ना. दूसरी बात ये भी है, it's not safe. So there are a lot of people who are doing that work, but हाँ मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो काफी alienated हैं. So both things are there. By this, that what was the one thing that made you decide on converting to Islam? Actually, I'm asking you this question because I have a cousin, and unfortunately, she has some misconceptions regarding Islam. So she is in the process of becoming an atheist. So might be through your thought process or experience, I can help her out. Only answer if you are comfortable with that. Okay? See, the मतलब मैं उस एक बीच में भी बोलना भूल गई थी कि जैसे बहुत सारे एक चीज ये है, जैसे जब कोई रिवर्ट करता है, कई बार वो ऐसे काजी के पास जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट सब बनाते हैं ना. नॉर्मली इट्स अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, बट एक काजी जो है, उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज कही थी मुझे, कि उन्होंने ऐसे पूछा था कि वो फॉर्म पेपर वर्क करते हुए पूछा था कि अच्छा आप मतलब ही जस्ट सेड, वेरी ब्लंटली सेड, किसी और चीज के लिए इस्लाम कबूल नहीं करना है, फैमिली, शादी, सो ऑन सो फोर्थ, मतलब करना है तो अल्लाह के लिए कीजिए. मतलब द पॉइंट वाज दैट देयर आर इवन कन्वर्ज स्टोरीज हैं कि हम डिग्निटी के लिए किए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किए, बहुत सारी चीजों के लिए. द रूट इज ऑफन बहुत ऐसा आइडियली बोल सकते हैं, बट उसके आइडियल नहीं होता है. कई बार आप किसी से मुतासिर होते हैं, कोई आपको आइडिया देता है, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल रूट, बट उसके बाद आप मुस्लिम क्यों रहते हैं, व्हाई डू यू स्टे अ मुस्लिम. जैसे आपने बोला कि कोई एथियस्ट होने का ऐसा वो हो रहा है, एंजाइटीज हो रहा है,
that cannot be sustained by कि किसी के लिए किया, किसी शादी के लिए किया, मतलब किसी मटेरियल पर्पस के लिए किया, फिर तो आप नाम के लिए ही फिर मुस्लिम रहेंगे। अगर आपको इस्लाम में रहना है, एंगेज करना है, तो देन यू विल हैव टू एंगेज, कुरान से एंगेज करें। और वो जो आपने जो बोला, आपके कजन के बारे में जो बोला, I think that is a very common and sad reality of many Muslims and many Muslim families also, right? कि ऐसा बहुत सारा सुनने को मिलता है कि लोग मतलब एथियस्ट ना हो तो भी बहुत सारा डाउट दिल में आता है, यकीन कम हो जाता है, डाउट बढ़ना शुरू होता है। So I think somewhere perhaps I am not the right person to answer this कि कैसे किसी को उससे मतलब उसमें एंगेज करें। बट अभी रिसेंटली मुइनुद्दीन गाजी साहब एक मौलाना है, बहुत अच्छे एकेडमिक हैं, उनका एक लेक्चर था अबाउट द कुरान एंड इट्स एंगेजमेंट, एंड ही सेड कि कुरान खाली मतलब पढ़ने को, तदब्बुर करने को, गौर फिक्र करने को तो है ही, बट इट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्शन। तो इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर अस, राइट? तो फ्रॉम डाउट, और डाउट तो होता ही है, ईमान ऊपर नीचे होता है, दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हम में से कोई परफेक्ट ऐसा रहता नहीं है जो जिंदगी भर एक स्टडी लेवल पे कमिटमेंट होता है। लेकिन वो जब ऊपर नीचे होता है, जब ज्यादा ऊपर नीचे होता है, उस पॉइंट पे एक तो ये होना चाहिए, आई फील दैट द पर्सन शुड हैव somebody टू confide in, मतलब किसी से बात करके अपने डाउट्स जो हैं, डाउट्स नॉट इन द वेरी मैकेनिकल सेंस। बहुत बार क्या होता है, लोग जैसे आपने बोला कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस घुस जाते हैं, वो डाउट्स बिना जजमेंट के, बिना डर के किसी के साथ एंगेज, किसी के साथ क्लियर करने का स्कोप होना चाहिए। एक्चुअली व्हाट रियली आई थिंक व्हाट कैन हैपन स्पेशली विद यंगर पीपल इज कि वो डाउट्स तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो खुल के किसी के साथ क्लियर करने में भी डर लगता है कि लोग बोलेंगे अरे ऐसा कैसे आप सोच सकते हो इस्लाम के बारे में, आप मतलब बहुत वो कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। So without judgment, if somebody is ready to listen to him or her and clear their doubts, maybe वो एक अच्छा beginning हो सकता है। हाँ साइमा, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने पॉलिटिकल हिस्ट्रीज वाली स्लाइड में 3-4 पॉइंट्स दिए थे, वहां पर एक पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में ये डिस्कशन हुआ था रिलीजियस कन्वर्शन को लेकर, ठीक है। फिर वही हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, आर्टिकल 25, जहाँ पर बोलते हैं कि राइट टू प्रोफेस, प्रोटेक्ट एंड प्रोपगेट रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है, ये तो फंडामेंटल राइट हो गया। फिर वहीं पर मैंने देखा कि अपने वो बोला है कि 1950 की एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ रही है, जहाँ पर वो लोग एंडिक एंड नॉन एंडिक वो लोग उसको लेकर के लाइक एग्जेम्पशन दे रहे हैं मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन को। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रहा है, लाइक कि आप फंडामेंटल राइट्स दे रहे हो और उसके बाद फिर उसी के अगेंस्ट में कॉल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ जा रही है। तो क्या यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कोई रोल नहीं रहा, या फिर आपके हिसाब से आपका क्या व्यू है कि मतलब क्या जुडिशियरी मतलब हमारे माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफ गार्ड करने में किस हद तक सक्सेसफुल रही है? देखिए, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा टाइम होगा, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट था। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट मेरा रह गया, तो आपने जो बोला उससे याद आया कि जो प्रोपगेट प्रोफेस प्रीच की बात कही गई है, उसी में देयर इज अ क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर की तरह, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की तरह उसके नीचे पार्ट बी है, उसमें ये बोला गया है, यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया, जैसे नहीं है, हाँ, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब कुछ भी आपका जो भी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन है, उस पे कंडीशन ये है कि इट शुड नॉट डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ओके, अब पब्लिक ऑर्डर का जो आइडिया है वो दो टर्म्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में बहुत बहस हुई थी। वो ये था प्रोपगेशन, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स थे उस टाइम पे बड़े बड़े, दे वर ओके विद प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड कॉन्शियंस, उनको कोई दिक्कत नहीं था ज्यादा। प्रोपगेशन से उनको ये लगा कि प्रोपगेशन अगर होगा
तो बेसिकली इट वुड मीन द राइट टू कन्वर्ट, मतलब हम प्रोपोगेट करेंगे तो वो कन्वर्ट करने का हक हो जाएगा, इट वुड मीन दैट. So many of them were opposed to the inclusion of propagation first of all as a word, लेकिन वो रहा उसमें. अभी दूसरा ट्रैप आया है पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर इन इंडिया एंड मोरालिटी इज अ वेरी वेरी वेग टर्म. तो जैसे मीनाक्षीपुरम का कन्वर्जन हुआ, तो अभी जैसे हाथरस के केस में फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बात बोल के उस लड़की को इलीगली क्रिमेट किया सुबह 2:30 बजे. उन्होंने ये बोला कि माहौल खराब हो जाएगा, विच इज बेसिकली पब्लिक ऑर्डर. तो एनी कन्वर्जन, एनी फॉर्म ऑफ दावत देना, एनी फॉर्म ऑफ प्रोसेलेटाइजेशन को टेक्निकली आके केस हो सकता है कि आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं. So even in 25, which is a fundamental right, there is इतना loose definition कि technically आपको दिया तो गया है freedom of expression, freedom of conscience, but public order and morality are two terms that can control that freedom first of all. दूसरी बात आपने बोला था ये आपको दूसरा पार्ट क्या था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद एक चीज, अच्छा जुडिशियल रिव्यू. हाँ, जुडिशियल रिव्यू. तो हाँ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में भी बहुत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि उन्होंने टेक्निकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आप लॉ में पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा ऐसा दो ग्रुप्स ऑफ लोग के बीच में यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विदाउट एनी, यू कैन नॉट ट्रीट देम डिफरेंटली विदाउट एनी गुड रीजन. फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन में किसी को रिजर्वेशन क्यों मिल सकता है, बिकॉज दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड, so you can treat them differently from the general this thing community. So that is not wrong. But in this case, treating Sikhs and Buddhists and Hindus in one way and treating Islam and Christianity in a different way is obviously wrong. उसमें कोई justification नहीं है ना. There is no inherent difference between Islam, Christianity. They are all religions. अगर इंडिया स्टेट सेक्युलर स्टेट है तो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट. जुडिशरी मैंने बोला सेक्शन ही एड्रेस नहीं किया बिकॉज वेरी लॉन्ग. जुडिशरी ने बहुत सारे केसेस सुने हैं रिलीजियस कन्वर्जन को लेके, एंड सैडली दे हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज अपहेल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज. फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लॉज के अगेंस्ट अपील्स हुए हैं पुराने. यूलिथा हाइड एक केस है, फिर 2-3 और केसेस हैं ऐसे, एंड जनरली कोर्ट्स हैव अपहेल्ड द लॉज सेइंग दैट फोर्स कन्वर्जन बहुत बड़ा खतरा है. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन कंक्लूजन अगर हमें पढ़ा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो टर्म है वो बहुत ही आई वुड से इट्स अ वेरी ट्रिकी टर्म जो हम इसे यूज करते हैं, पॉजिटिवली यूज करते हैं. उसी में जैसे आपने बोला कि इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि आर्टिकल ये 25 है, दूसरी तरफ आर्टिकल 25 में ही पब्लिक ऑर्डर लगा रहे हैं. अगर ऐसे मैं सजेस्ट करूं रीडिंग के लिए, बहुत शॉर्ट भी है वो, which would address a lot of these contradictions. It is called Hindu Bias in the Indian Constitution by Preetam Singh. It's available online and ये क्या बोलते हैं, Critical Quest के जो publication उसमें hard copy available है. So he addresses all these contradictions. मतलब वो भी यही पूछ रहा है कि एक secular constitution जो religious freedom encourage करता है उसमें इतने सारे exceptions कैसे आए. Okay. Thank you, Saima.